भारत एक ऐसा देश जहां क्लाइमेट और जियोग्राफी दोनों ही बहुत डाइवर्स है। हमेशा से ही यह देश एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए वल्नरेबल रहा है। थॉर डेजर्ट्स की बर्निंग हीट से लेकर ईस्टर्न कोस्ट की हैवी रेनफॉल तक यह कंट्री सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही इंक्रीज हो गई हैं। अब यह एक ऐसा पॉली क्राइसिस बन चुका है जहाँ एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे रही है और जन्म दे रही है उन स्टोरी तबाही का जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। कैसी तबाही जिसने जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से 380 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली और 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ। अगस्त 2025 में दिल्ली में यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। और उसी दौरान पंजाब में बाढ़ से किसानों की 1.5 लाख हेक्टेयर तक की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ सूखा ड्रॉट एक साइलेंट किलर बन चुका है। सितंबर 2023 तक देश का लगभग 30% हिस्सा सूखे की चपेट में था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर भयंकर विवाद हुआ, क्योंकि कम बारिश की वजह से दोनों राज्यों में पानी की भयंकर कमी हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, महाराष्ट्र जैसे सूखे के लिए जाने जाने वाला इलाका भी अब अगस्त 2025 में भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में था। यह डिजास्टर सिर्फ कुछ महीनों का नहीं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो सालों से चलता आ रहा है और हमारे फ्यूचर पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। हम इस वीडियो में इस डबल डिजास्टर के बारे में पूरी तरह समझेंगे और देखेंगे क्यों भारत में बाढ़ और सूखा अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है सीट एंड सेज में। आज हम इस वीडियो में बाढ़ और सूखा के बारे में समझेंगे कि ये कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। सोचो, एक तरफ लोग अपना घर बचाने के लिए फ्लड्स के पानी से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग एक बूंद पानी के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। यह पैराडॉक्स आज इंडिया का रियलिटी बन चुका है और इसमें सिर्फ नेचर का रोल नहीं, बल्कि इंसान की गलती, गवर्नेंस का फेल्योर, ये प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति है। सर आपने क्या किया है सर? प्रकृति के ऊपर क्यों दोष डाल रहे हैं? और हमारी अपनी लाइफस्टाइल भी एक बड़ा फैक्टर है। हम अक्सर सुनते हैं कि फ्लड और ड्रॉट नेचुरल डिजास्टर होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इनमें से बहुत सारे डिजास्टर एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक हैं, मतलब इंसान की वजह से या इंसान की प्लानिंग की वजह से इनका स्केल और इंटेंसिटी बढ़ जाता है। इंडिया में फ्लड्स और ड्रॉट्स कोई नए नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देखो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे भी एक मेजर रोल ड्रॉट का था। ब्रिटिश एरा में बंगाल फेमाइन हुआ, जहां मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, और इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने बार बार ये साइकिल रिपीट होते हुए देखी है। लेकिन फर्क यह है कि पहले के जमाने में लोग नेचर के साथ एडजस्ट कर लेते थे। विलेजेस अपना सेटलमेंट रिवर के फ्लो और पानी के सीजन के हिसाब से प्लान करते थे। क्रॉप्स भी रेनफॉल के पैटर्न को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी। लेकिन आज इंसान ने नेचर को इग्नोर करके अपनी जरूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को सेव करना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा है जब फ्लड्स आते हैं तो एकदम अनकंट्रोल होता है और जब ड्रॉट्स आता है तो वह सिर्फ एक नेचुरल शॉर्टेज नहीं बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल डिजास्टर बन जाता है। सबसे पहले हिमालयन फ्लड्स की बात करते हैं। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। इसका मतलब ये रीजन अभी भी जियोलॉजिकली टर्म्स में अनस्टेबल है। यहाँ के स्लोप्स बहुत ही स्टीप होते हैं और जियोलॉजी बहुत ही फ्रेजाइल है। जब मानसून की मॉइस्ट एयर इन स्टीप स्लोप से टकराती है तो ओरियोग्राफिक लिफ्ट की वजह से हवा तेजी से ऊपर उठती है और रैपिड कूलिंग के बाद एक ही जगह पर एक्सट्रीम रेनफॉल होता है। इसी को हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं, मतलब एक ही घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, और वो भी एक ही लिमिटेड एरिया में। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ग्लेशियर लेक्स बनते हैं। ये लेक्स अक्सर अपनी फुल कैपेसिटी में होते हैं और जब क्लाउड बर्स्ट के बाद उनमें और पानी घुस जाता है तो वो लेक्स रप्चर कर जाते हैं। इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक और बर्स्ट। और जब क्लाउड बर्स्ट और येलो इफेक्ट साथ मिलते हैं तो पूरा का पूरा टाउन पानी, मड फ्लो और डेब्रिस के नीचे दब जाता है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के फ्लड्स में देखने को मिला। रोड्स कोलैप्स हो गए, ब्रिजेस टूट गए और पूरे पूरे गांव बह गए। और इसमें सिर्फ नेचर का रोल नहीं था, बल्कि इंसान ने भी इस डिजास्टर को इंटेंस बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। होटल्स, बिल्डिंग और रोड को पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है। पूरे पूरे जंगलों को साफ कर दिया गया है। और जब एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब किया जाएगा तो एक तो डिजास्टर सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस से ज्यादा एक ह्यूमन मेड ट्रेजेडी बन जाती है। और फ्लड सिर्फ हिमालय तक लिमिटेड नहीं है। असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो हर साल फ्लड के इम्पैक्ट से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन नेचुरली वाइड है, लेकिन हमने इसके फ्लड प्लेन पर भी सेटलमेंट बना दिए। असम के गांव हर साल बर्बाद हो जाते हैं। लोग अपना घर जमीन खो देते हैं और एक फिर वही होता है फोर्स्ड माइग्रेशन। ये सिर्फ फ्लड का प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके आइडेंटिटी और लाइवलीहुड का भी क्राइसिस है। साउथ इंडिया भी सेफ नहीं है। केरला फ्लड 2018 को याद करो, एक स्टेट जो लिटरेसी और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, एक्सेप्ट वन पर्सन, वहाँ भी फ्लड्स ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया। और इसका मेजर रीजन था डैम्स का मिसमैनेजमेंट। अगर डैम्स को साइंटिफिकली ऑपरेट किया जाता तो डिस्ट्रक्शन का स्केल इतना बड़ा नहीं होता। और आज भी वहाँ पर लोग, घर और पूरा एक शहर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में बसा हुआ है और एक छोटा सा डिजास्टर लाखों लोग की जिंदगी ले सकता है। तो मतलब बात वही है, नेचुरल डिजास्टर को इंसान की प्लानिंग ने और डेंजरस बना दिया है। अर्बन फ्लड्स का कैटेगरी ही अलग है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सिटीज़ तो प्रैक्टिकली हर साल डूबती हैं। मुंबई की ट्रेनें ब्रिटिश एरा में बनाई गई थी और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन किया ही नहीं गया। बेंगलोर में IT पार्क और कंक्रीट के जंगलों ने पूरे नेचुरल लेक्स और वेटलैंड्स को बर्बाद कर दिया। जब भी हैवी रेन होती है तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नेचुरल स्पॉन्ज बचता ही नहीं। रिजल्ट 2 दिन की बारिश और 2 हफ्ते तक सिटी अंडर वाटर। तो फ्लड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उनका इम्पैक्ट और उनका स्केल डायरेक्ट रिजल्ट है हमारी पॉलिसीज का, हमारी लालच का और हमारी गवर्नेंस फेलियर का। जब तक हम इसे नेचुरल मानकर इग्नोर करते रहेंगे तब तक हर साल एक ही कहानी रिपीट होती रहेगी। जैसे फ्लड्स इंडिया के लिए एक हकीकत बन चुका है, वैसे ही ड्रॉट्स भी हमारे देश के लिए उतना ही बड़ा एक खतरा बन चुका है। इंडिया के लगभग 50% एरिया ड्रॉट प्रोन है। इसका मतलब है कि आधा देश सूखे के रिस्क में जा रहा है। ड्रॉट का सीधा मतलब सिर्फ बारिश की कमी नहीं होता, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहां क्लाइमेट, सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हर साल किसान आत्महत्या करते हैं और इसके पीछे सिर्फ बारिश की कमी नहीं, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, शुगर केन जैसे हाई क्रॉप का कल्टीवेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेदार है। सोचिए, ऐसा इलाका जहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ शुगर केन जैसे क्रॉप उगाई जाती है, इसे सबसे ज्यादा पानी चाहिए। Last few years. 2000 ते 2 From 2000 to 2010, the climate was good, weather patterns were consistent, but from 2011 to 2018, we have seen consistent droughts. त्याच्यामध्ये 2012 There was a drought in 2012, 2015, and in 2016 the rains were scarce, but the situation in 2018 was unbearable. The farmers who have fruit orchards, all their crop was destroyed. त्या शेतकऱ्यांकडे काही राहिलं नाही. Those fruit trees were planted 10 years before that, in 2007 and 8. ती फळ They bear fruit after at least 5 years. 5 वर्षांनी Just when the trees were supposed to bear fruit, they died because of the drought. Farmers couldn't irrigate the fields because there were no supplementary provisions. Agriculture is entirely dependent on monsoons in this part of Marathwada. पाण्यावर अवलंबून आहे. बुंदेलखंड का नाम सुनते ही सूखे की तस्वीर सामने आ जाती है। यहाँ साल दर साल बारिश घट रही है, तालाब सूख रहे हैं और लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हो चुके हैं। पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ना खेती होती है, ना रोजगार मिलता है। ये सिर्फ नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि वाटर मैनेजमेंट और पॉलिसी फेलियर का भी नतीजा है। साउथ इंडिया में कावेरी रिवर डिस्प्यूट ने ड्रॉट क्राइसिस को और गहरा कर दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु हर साल इस बात पर लड़ते हैं कि पानी कौन लेगा। जब रिवर बेसिन खुद ही ड्रॉट से जूझ रहा हो, तब इस पॉलिटिकल लड़ाई का असर सीधा किसानों और आम लोगों पर ही पड़ता है। और ये सिर्फ विलेज लेवल तक सीमित नहीं है, अर्बन इंडिया भी इस क्राइसिस अछूता नहीं है। चेन्नई के वाटर क्राइसिस याद कीजिए, जब पूरा सिटी ड्राई हो गया था और टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा था। एक मेट्रो सिटी जो IT और इंडस्ट्री का हब है, वहाँ भी लोग सूखे से परेशान हो चुके हैं। ड्रॉट का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये एक इनविजिबल डिजास्टर है। फ्लड की तरह अचानक सब कुछ डुबो नहीं देता, लेकिन यह धीरे धीरे लोगों को तोड़ देता है। किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते हैं, बच्चे स्कूल तक छोड़ देते हैं, महिलाएं किलोमीटर दूर तक चलकर पानी लाती हैं और कई बार पूरी सोसाइटी ही पलायन कर जाती है। ये बहुत गंदा है, इसलिए हम सब महिला गंदा पानी एक बाइकों में उतरते हैं और भरते हैं और उसका हाथ की छिड़काई जाएगा तो हमें बहुत डर लगता है, तो हमें अच्छा पानी मिल जाए। और ड्रॉट सिर्फ क्लाइमेट का नहीं बल्कि ह्यूमन डिजास्टर भी है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज, हमारी क्रॉपिंग पैटर्न और हमारी डिमांड ने इसे और गहरा बना दिया है। अगर पानी के रिसोर्स को साइंटिफिकली मैनेज किया जाता, क्रॉप को रीजनल कंडीशन के हिसाब से कल्टीवेट किया जाता और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पर ध्यान दिया जाता और रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता, तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। बाढ़ और सूखे का असर सिर्फ एक नेचुरल इवेंट तक लिमिटेड नहीं है, यह डायरेक्टली हर लेवल पर सोसाइटी को हिट करता है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमी, माइग्रेशन, एनिमल्स और पूरे गवर्नेंस सिस्टम को। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ क्राइसिस की। जब फ्लड्स आते हैं तो पानी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लाते हैं। मलेरिया, डेंगू, कालरा जैसे वाटर बॉर्न डिसीज हर जगह फैल जाती हैं। हॉस्पिटल जो ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्स पर चल रहे होते हैं, एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रॉट एरियाज में मालन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज दिखते हैं। यानी एक तरफ लोग पानी की ज़्यादा होने से मर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पानी की कमी से। फिर आता है एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी का सवाल। बाढ़ में गाय, भैंस, बकरी जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स पूरी तरह से पानी के साथ बह जाते हैं और इनका असर और भी पड़ता है जंगली जानवरों पर। जब हम जंगलों को रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर टुकड़ों में बांट देते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल घर ऑलरेडी छोटे और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब इसी बीच फ्लड्स आते हैं तो जानवरों के पास सेफ जगह और भी कम बचती है। ये कॉम्बिनेशन उनके लिए डबल डिजास्टर बन जाता है। ना उनके पास कंटिन्यूअस जंगल बचते हैं, ना ही पानी से बचने के लिए ऊपर सेफ जमीन। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल फ्लड्स आते हैं और राइनोस, डियर्स और
एलिफेंट्स माइग्रेट करते वक्त मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ड्राउट में तालाब और नदियाँ पूरी तरह से सूख जाती हैं, फिशेस और एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती हैं। मतलब ह्यूमन के साथ साथ पूरा फ्लोरा और फौना भी इस डबल डिजास्टर का विक्टिम है। इम्पैक्ट डायरेक्टली एजुकेशन पे भी होता है। फ्लड्स अफेक्टेड एरियाज में स्कूल कॉलेज हो जाते हैं, बच्चे मंथ्स तक क्लास अटेंड नहीं कर पाते। ड्राउट अफेक्टेड विलेज में बच्चों को स्कूल छोड़कर पानी लाने या माइग्रेशन के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। मतलब डिजास्टर के चक्कर में एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर इस पर आ जाता है। और जब बात आती है गवर्नेंस की, यह सब तबाही सिर्फ नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़ की वजह से भी है। टाइम को टाइम पर मैनेज नहीं करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना नहीं, रिवर्स के फ्लड प्लेन्स पर इंक्रोचमेंट अलाउ करना, ये सब गवर्नेंस फेलियर का हिस्सा है। और फिर करप्शन भी एक मेजर फैक्टर है। फ्लड रिलीफ फंड्स अनाउंस होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम कितना होता है? विलेज तक राशन और कंपनसेशन पहुंचता है या नहीं पहुंचता? ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स में लोन माफ़ी और कंपनसेशन अनाउंस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल फार्मर्स तक पहुंचते या नहीं पहुंचते? इसका जवाब आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि एक नेचुरल इवेंट जो मैनेजेबल हो सकता था, वो एक फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाता है। फ्लड्स और ड्राउट को हम सिर्फ क्लाइमेट प्रॉब्लम के रूप में नहीं देख सकते, यह गवर्नेंस और पॉलिसीज़ का भी फेल्योर है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, तब तक हर साल वही कहानी रिपीट होती रहेगी। कुछ दिन न्यूज़ में हेडलाइंस, टीआरपी गेम, थोड़ा रिलीफ फंड और फिर सब भूल जाते हैं जब तक अगला डिजास्टर नहीं आ जाता। जब भी हम इस दोहरी तबाही को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम नेचर के नियमों के बाहर नहीं जा सकते। यहाँ बात सिर्फ इंसान की सफरिंग्स, फ्लड्स और ड्रॉट, प्रॉपर्टी लॉस या क्रॉप लॉस का नहीं, यहाँ कहानी हमारी आइडेंटिटी, कम्युनिटी स्पिरिट और रिलीजियंस का भी है। जब हम इन आपदाओं को देखते हैं और देखते हैं फार्मर्स, लेबर्स और पूरी इंसानियत की स्ट्रगल को, तो ये हमें याद दिलाता है कि यहाँ लॉस सिर्फ मेटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। और इसी बीच वाइल्ड लाइफ जो कि हमारे साथ रह रहे हो, वो अभी यहाँ पर सर्वाइवल का एक जंग लड़ रहे होते हैं। और जब भी हम अपने हैबिटेट को एक्सप्लॉइट या डिस्टर्ब करते हैं तो हम उनकी भी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसका रिपल इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम में महसूस होता है। पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ और हमारी मिट्टी सिर्फ ग्रीनरी या ब्यूटी नहीं बल्कि हमारी ऑक्सीजन, फूड और लाइफ सपोर्ट का हिस्सा है। और जब भी बाढ़ और सूखा इन हैबिटेट को चेंज करते हैं तो हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को नहीं खोते बल्कि खुद की सर्वाइवल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ओशंस के टाइड्स और वेव्स, मानसून की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अर्थ का फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम हमें यह याद दिलाता है कि नेचर अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह सिर्फ हमारे एग्जिस्टेंस का मिरर है। हम ऑब्जर्वर नहीं, को क्रिएटर हैं। हमारी चॉइसेस, हमारी पॉसेस, हमारी अवेयरनेस ही फ्लड्स और ड्रॉट्स के फ्यूचर से को डिसाइड करती है। पानी, मिट्टी, हवा, जंगल और नदियाँ सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि हमारी पार्टनर्स हैं और हमारे एग्जिस्टेंस का एक साइलेंट विटनेस भी। और जब हम खुद को और नेचर को एक हार्मोनियस बैलेंस में देखेंगे तब इस डबल डिजास्टर के बीच अपनी ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। तो आखिर में यह सोचना चाहिए कि हमारी धरती के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, सिर्फ कंजप्शन का या फिर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट और कोएग्जिस्टेंस का। नेचर हमसे कहती है समझो, रिस्पेक्ट करो और कोएग्जिस्ट करो, क्योंकि हमारी सर्वाइवल उसी हार्मोनी में छिपी हुई है और यही हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी सीख है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।